साल 1949 में राजस्थान के बहरोड शहर में रहने वाले एक जैन परिवार में पैदा हुआ एक बच्चा चंद्रा स्वामी। बचपन से ही चंद्रा स्वामी को तंत्र विद्या में काफी इंटरेस्ट था, इसलिए वो हर वक्त तंत्र विद्या से जुड़ी किताबें पढ़ता रहता। मगर चंद्रा स्वामी के पिता के लिए ये बिल्कुल नई चीज थी। जहाँ एक और उसके पिता एक बिजनेस फैमिली से आते थे, वहीं चंद्रा स्वामी का अपने पिता के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो बस तंत्र मंत्र अट्रैक्ट करता था और ये बात उसके पिता को पसंद नहीं थी। पिता की हजारों कोशिशों के बावजूद चंद्रा स्वामी तांत्रिक विद्या से दूर नहीं हुआ। अपने परिवार की रोक टोक से तंग आकर काफी कम उम्र में ही चंद्रा स्वामी ने अमन मुनि उपाध्याय से तंत्र विद्या सीखने के लिए अपना घर छोड़ दिया। अमर मुनि के अलावा चंद्रा स्वामी ने गोपीनाथ कविराज से भी तंत्र विद्या सीखी और यहीं से चंद्रा स्वामी का शक्तिशाली बनने का सफर शुरू हुआ। गोपीनाथ कविराज उस वक्त के बड़े औषधि संस्कृत स्कॉलर और फिलोसफर थे। वो संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल भी रह चुके थे और साल 1964 में उन्हें तंत्र विद्या पर अपनी रिसर्च के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। उसी साल गोपीनाथ कविराज को पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। बचपन से ही तंत्र विद्या में दिलचस्पी रखने वाले चंद्रा स्वामी को इसे सीखने में बहुत कम वक्त लगा और वो केवल 26 साल की उम्र में तंत्र विद्या में माहिर हो गया। साल 1975 तक चंद्रा स्वामी का जीवन में बदलाव आने भी शुरू हो गए। 1971 से 1973 तक जब आंध्र प्रदेश में नरसिम्हा राव की सरकार थी और वो खुद वहां के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त चंद्रा स्वामी को कई बार नरसिम्हा राव के साथ देखा गया। साल 1962 में बिहार से कांग्रेस के लोकसभा सांसद सिद्धेश्वर प्रसाद चुने गए। तब उनके सर्वेंट क्वार्टर में 2 लड़के रहा करते थे। उनमें से एक थे चतुर्भुज गौतम और दूसरे थे चंद्रा स्वामी। ये वो वक्त था जब चंद्रा स्वामी राजनीतिक लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने के साथ साथ धीरे धीरे लोगों को इम्प्रेस करने की टेक्निक पर भी काम कर रहा था। चंद्रा स्वामी के साथ रहने वाला दूसरा लड़का चतुर्भुज गौतम भी कोई आम लड़का नहीं था। आगे चलकर यही चतुर्भुज गौतम साल 1990 में जनता पार्टी की सरकार में चंद्रशेखर सिंह के निजी सचिव बने थे। इससे पता चलता है कि कैसे धीरे धीरे चंद्रा स्वामी राजनीति की दुनिया में अपनी पहचान बना चुका था। उस वक्त चंद्रा स्वामी को कांग्रेसी नेताओं के घरों के आसपास देखा जाता था। जब भी मौका मिलता वो कांग्रेस के नेताओं से मिलने पहुंच जाता। जो भी नेता उनसे मिलने को तैयार होता वो उसे अपनी बातों से खुश कर लेता। उसे ज्यादातर नेताओं की कुंडली बनाने का काम मिला करता था। इसी बीच धीरे धीरे राजनीति की दुनिया में भी उसका काफी नाम होने लगा। लेकिन चंद्रा स्वामी के बारे में कई सारी रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि उन्हें किसी भी तरह की कोई सिद्धि नहीं मिली थी। मगर एक बात पर सभी जानकार सहमत होते हैं कि चंद्रा स्वामी की पर्सनैलिटी में कुछ ऐसी बात थी जिससे वो लोगों का दिल जीत लेता था। कह सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी और बात करने का तरीका अट्रैक्टिव था। ऐसा कहा जाता था कि साधु बनने के दौरान चंद्रा स्वामी ने वास्तव में किसी तरह की कोई ज्योतिष और तंत्र विद्या नहीं सीखी। उन पर यह कई बार इल्जाम भी लगाया जाता है कि वो लोगों से उनकी कुंडलियां लेकर किसी दूसरे ज्योतिष से कुंडली पढ़ाया करता और फिर अपने नाम पर वो कुंडली के बारे में लोगों को बताता। लेकिन इसकी सच्चाई चाहे जो भी हो, चंद्रा स्वामी की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि जिसे कोई भी नकार नहीं सकता था। साधु बनने के बाद से ही चंद्रा स्वामी ने देवी काली की पूजा करना शुरू कर दिया था। राजस्थान में कुछ साल रहने के बाद चंद्रा स्वामी के पिता हैदराबाद शिफ्ट हो गए। वहीं से चंद्रा स्वामी ने अपना घर तंत्र विद्या सीखने के लिए छोड़ा। भारत में कई सारे फेमस तांत्रिक रहे हैं। वहीं कई सारे लोगों का यह भी अनुभव रहा है कि उन तांत्रिक गुरुओं में कुछ अलग शक्ति थी। लेकिन ऐसा ही लोग ठीक चंद्रा स्वामी के लिए भी कहते थे। चंद्रा स्वामी के ऊपर भले ही ये आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने कभी भी तांत्रिक विद्या नहीं सीखी, लेकिन तब भी बड़ी से बड़ी हस्तियां भी चंद्रा स्वामी के आगे अपना सर झुकाती थीं। अब बात करते हैं साल 1971 की, जब नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस वक्त कुछ कांग्रेस के नेताओं ने नरसिम्हा राव की चंद्रा स्वामी से मुलाकात करवाई थी। यहीं से ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। शुरुआत में तो चंद्रा स्वामी नरसिम्हा राव के साथ कभी कभार देखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे दोनों की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा और बाद में ऐसा भी देखा गया कि जहां भी नरसिम्हा राव होते थे, चंद्रा स्वामी भी उनके साथ मौजूद रहता। चंद्रा स्वामी की मुख्यमंत्री से पहचान बनने के बाद अब बारी थी केंद्र सरकार यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार में अपनी जगह बनाने की। इसके लिए चंद्रा स्वामी को केंद्र सरकार के बड़े यूनियन मिनिस्टर्स के साथ कॉन्टैक्ट्स बनाने की जरूरत थी। उसने धीरे धीरे कई यूनियन मिनिस्टर्स से संपर्क बना लिए, यहाँ तक कि वो उनके इतने करीब आ गया कि मंत्रियों की सिफारिश के चलते चंद्रा स्वामी को दिल्ली में एक बड़े और अमीर इलाके में जमीन का एक टुकड़ा भी दे दिया गया। चंद्रा स्वामी पर सबसे बड़ा आरोप ये लगा था कि वो लोगों की कुंडलियां किसी दूसरे ज्योतिष या कहें पंडित को दिखाते थे। जिस पंडित को चंद्रा स्वामी लोगों की कुंडलियां दिखाते थे, उनका नाम रामपाल महाराज बताया जाता है। रामपाल महाराज दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास एक छोटी सी जगह पर रहा करते थे। वहीं पर चंद्रा स्वामी को कई बार देखा गया और यहीं से पता चला कि चंद्रा स्वामी असल में तंत्र विद्या के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। लेकिन इसके बावजूद चंद्रा स्वामी के शिष्यों और भक्तों की संख्या पर कोई असर नहीं पड़ा। 70 के दशक में चंद्रा स्वामी अपना ज्यादातर समय राजनीति में कॉन्टैक्ट बनाने में बिता रहा था। लेकिन अब ये कॉन्टैक्ट्स देश की सरहद से भी आगे निकलने लगे थे। इसमें ब्रुनोई देश के सुल्तान और शेख इसाबेल सलमान, जो कि बहरीन से थे, का नाम सबसे ऊपर आता है। साथ ही साथ कहा जाता है कि हॉलीवुड अभिनेत्री एलिजाबेथ टेलर भी चंद्रा स्वामी के बड़े भक्तों में से एक थी। साल 1975 में लंदन में भारत की ओर से के नटवर सिंह
भारतीय हाई कमीशन के तौर पर काम कर रहे थे। एक दिन उनके पास एक फोन आया। फोन की दूसरी तरफ भारत का एक स्पिरिचुअल गुरु बोल रहा था। उस गुरु ने नटवर सिंह से मुलाकात करने की बात कही। थोड़ी आनाकानी के बाद नटवर सिंह इस मुलाकात के लिए मान गए और उन्होंने गुरु को अपने घर डिनर पर बुलाया। वहां पर नटवर सिंह और उनकी पत्नी भी मौजूद थी। तब उस गुरु ने उनसे कहा कि उसे मार्गरेट थैचर से मिलना है। ये सुनकर वो दोनों हैरानी के साथ उस गुरु को देखने लगे। नटवर सिंह जल्द ही चंद्रास्वामी की मार्गरेट थैचर के साथ एक मीटिंग फिक्स करा दी। मार्गरेट थैचर ने इस मुलाकात के लिए केवल 10 मिनट का समय ही दिया था, लेकिन एक बार जब चंद्रास्वामी ने मार्गरेट थैचर के मन की बातें बतानी शुरू की तो थैचर भी उसकी बातें सुनकर हैरान रह गईं और मार्गरेट ने चंद्रास्वामी से एक बार और मिलने की इच्छा जताई। चंद्रास्वामी ने उनकी बात मान ली और उन्हें एक ताबीज देते हुए कहा कि वो अगले दिन लाल कपड़े पहनकर मिलने आए। थैचर ने ठीक वैसा ही किया और अगले दिन दोबारा वो चंद्रास्वामी से मिलने पहुंची। उस वक्त मार्गरेट ने पूछा कि क्या वो कभी इंग्लैंड की प्रधानमंत्री बन पाएंगी। इस पर चंद्रास्वामी ने कहा कि वो इंग्लैंड की प्रधानमंत्री जरूर बनेंगी और करीब 9, 11 या 13 साल तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगी। साल 1979 में जब मार्गरेट थैचर इंग्लैंड की प्रधानमंत्री बनी तो उनको ये विश्वास हो गया कि चंद्रास्वामी की कही बात एकदम सच थी। ये वो वक्त था जब चंद्रास्वामी अब अपने प्रभाव से बड़े बड़े नेताओं को इम्प्रेस करना शुरू कर चुका था। साल 1991 में नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने। पहले से ही चंद्रास्वामी के शिष्य या कहें भक्त रहे नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनने के बाद भी चंद्रास्वामी के शिष्य ही रहे। राजनीति के एक्सपर्ट्स बताते हैं कि उस वक्त नरसिम्हा राव देश से जुड़े बड़े से बड़े फैसले भी चंद्रास्वामी से पूछकर ही लिया करते थे। वो चंद्रास्वामी से पहले ये पूछते कि क्या वो फैसला देश के लिए सही रहेगा। अगर चंद्रास्वामी इसका जवाब हाँ में देता तो ही नरसिम्हा राव उस फैसले पर आगे बढ़ते। 1991 के आसपास देश की इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत खराब थी। उस वक्त भारत के पास फॉरेन रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार भी बहुत कम बचा था। इतना ही नहीं, भारत के पास जो पैसा बचा था उसमें बस कुछ ही हफ्तों तक सामान इंपोर्ट किया जा सकता था। उस वक्त नरसिम्हा राव चंद्रास्वामी से मिले और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगा। तब चंद्रास्वामी ने जो बताया उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। चंद्रास्वामी ने नरसिम्हा राव से कहा कि बहरीन के शेख उसके काफी करीबी हैं और वो भारत सरकार को जितना चाहे उतना पैसा बिना किसी शर्त के दे देंगे। यहाँ से तो साफ पता चलता है कि चंद्रास्वामी की राजनीति पर कितनी ज्यादा दखलंदाजी थी। जिस चंद्रास्वामी का समय अब तक भारत की राजनीति में बहुत आराम से चल रहा था और देश दुनिया के बड़े से बड़े नेता उसके सामने सिर झुकाया करते थे, अब उस चंद्रास्वामी के काले कारनामों का भांडा फूटने वाला था। साल 1996 में चुनाव में कांग्रेस को हार मिली और नरसिम्हा राव के हाथों से प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई तो चंद्रास्वामी के सारे काले चिट्ठे भी खुलकर लोगों के सामने आने लगे। सरकार के बदलते ही चंद्रास्वामी पर एक के बाद एक केस दर्ज किए जाने लगे और फाइनेंस फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, गैर कानूनी हथियारों का कारोबार और यहाँ तक कि मर्डर और रेप जैसे आरोप भी लगाए गए। साल 1993 में जब हर्षद मेहता स्कैम लोगों के सामने आया तब उसमें चंद्रास्वामी की इन्वॉल्वमेंट भी पाई गई, लेकिन उस वक्त नरसिम्हा राव की वजह से चंद्रास्वामी पर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। साल 1996 में ही चंद्रास्वामी को लंदन के एक व्यापारी के साथ करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने के लिए गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के बाद चंद्रास्वामी के दिल्ली में मौजूद आश्रम पर कई छापे मारे गए। उन छापों के दौरान ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट मिले जिनसे ये पता चलने लगा कि चंद्रास्वामी ने करोड़ों रुपए मिडिल ईस्ट में रह रहे एक बड़े डॉन को भेजे थे। उस डॉन का नाम था अदनान अशोक, जो कई सारी आतंकवादी घटनाओं में भी शामिल था। इस वजह से चंद्रास्वामी के ऊपर आतंकवादियों को समर्थन देने का भी आरोप लगाया गया, लेकिन वो इन आरोपों से हमेशा इनकार करता रहा। 1996 में शुरू हुई गिरफ्तारी का सिलसिला आगे चलकर भी नहीं रुका। अपनी गिरफ्तारी के समय चंद्रास्वामी चेन्नई के सिंदूरी होटल में रुका था। तभी कुछ पत्रकारों को खबर मिली कि चंद्रास्वामी को गिरफ्तार किया जाने वाला है। ये बहुत ही हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी थी, इसलिए सीबीआई की एक पूरी टीम चंद्रास्वामी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची। इस टीम को सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर डी मुखर्जी खुद लीड कर रहे थे। जब सीबीआई की टीम होटल पहुंची तब चंद्रास्वामी ने उनके साथ चलने से मना कर दिया। चंद्रास्वामी ने अपने वकील से मिलने की बात की। तब सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर ने काफी समय तक चंद्रास्वामी को उनके साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद रात को करीब 10 बजे जनता पार्टी के प्रेसिडेंट और बीजेपी के सदस्य डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वहां पहुंचे। सुब्रमण्यम स्वामी भी चंद्रास्वामी के उतने ही करीबी थे जितने कि नरसिम्हा राव। सुब्रमण्यम स्वामी ने वहां पहुंचकर सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर को बहुत डांटा। सुब्रमण्यम स्वामी ने मीडिया को बताया कि चंद्रास्वामी को झूठा फंसाया जा रहा है, लेकिन इन सभी कोशिशों के बाद भी सुब्रमण्यम स्वामी चंद्रास्वामी को गिरफ्तार होने से बचा नहीं पाए। चंद्रास्वामी के इन गैर कानूनी कामों का खुलासा तब हुआ जब जैन कमीशन की रिपोर्ट में चंद्रास्वामी को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के सिलसिले में आरोपी बनाया गया। हालांकि चंद्रास्वामी पर लगे ये आरोप साबित नहीं हुए, लेकिन तब भी इससे उनकी इमेज पर बहुत बुरा असर पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के केस में आरोपी होने के कारण अब लगभग सभी कांग्रेसी नेता चंद्रास्वामी का साथ छोड़ चुके थे। जब साल 1995 में हिस्ट्री शीटर बबलू को पकड़ा गया था तो उसने सीबीआई को ये जानकारी दी थी कि चंद्रास्वामी दाऊद और बाकी गैंगस्टर्स से जुड़ा हुआ है। वो वहीं से पैसे लेकर देश में पूरा रैकेट चला रहा था। इसके अलावा हिस्ट्री शीटर बबलू ने एक और बात का खुलासा किया था कि चंद्रास्वामी के कहने पर ही उसने साल 1989 में एक कार में बम लगाकर 2 साधुओं की हत्या की थी। हिस्ट्री शीटर बबलू की ये गवाही चंद्रास्वामी की गिरफ्तारी के लिए बहुत जरूरी थी। चंद्रास्वामी के गिरफ्तार होने के थोड़े समय
समय बाद ही उसे जमानत मिल गई। जमानत के बाद वो दिल्ली के एक बहुत ही अमीर इलाके में बने बंगले में रहता रहा। लेकिन चंद्रास्वामी पर मुकदमों का सिलसिला अभी रुका नहीं था। ईडी और सीबीआई लगातार उसके ऊपर अलग अलग तरह के मुकदमे दर्ज करती रही, लेकिन चंद्रास्वामी अगर गिरफ्तार भी होता तो भी जल्दी ही उसे जमानत मिल जाती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रास्वामी के देश छोड़ने पर बैन लगा दिया था। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईडी ने चंद्रास्वामी पर 9 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया। ये जुर्माना चंद्रास्वामी पर अलग अलग फाइनेंशियल फ्रॉड्स के चलते लगाया गया था। चंद्रास्वामी पर इस तरह के अलग अलग आरोपों का सिलसिला काफी लंबे समय तक इसी तरह से चलता रहा और अंत में उसकी मौत के साथ जाकर रुका। 23 मई 2017 में चंद्रास्वामी की दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से मौत हो गई। इसी के साथ भारत के सबसे कंट्रोवर्शियल बाबा के जीवन का अंत हो गया। चंद्रास्वामी के बाद अब हम बात करेंगे एक ऐसे ही साधु की जिसका नाम था धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। 12 फरवरी 1924 वो दिन था जब बिहार के मधुबनी जिले के एक छोटे से गांव में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का जन्म हुआ। एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे धीरेन्द्र की बचपन से ही धार्मिक चीजों में काफी दिलचस्पी थी। सिर्फ 13 साल की उम्र में उसने स्पिरिचुअलिटी के लिए अपना घर छोड़ दिया था। 7-8 साल की उम्र से ही उसे भगवत गीता से काफी गहरा लगाव हो गया था। वो हर दिन गीता पढ़ता और गीता से जुड़ी बातें लोगों को बताता। इसके साथ साथ धीरेन्द्र अपने शुरुआती दिनों से ही योगा भी सीखने लग गया था। 13 साल की उम्र में अपने घर को छोड़कर धीरेन्द्र बनारस चला गया और वहां अपने सवालों की खोज में उसे अपना गुरु मिला जिसका नाम था महर्षि कार्तिकेय। महर्षि कार्तिकेय उस वक्त भारत और बनारस के सबसे फेमस योग गुरुओं में से एक था। धीरेन्द्र को इतनी कम उम्र में महर्षि कार्तिकेय का साथ मिला, जिसकी वजह से जवान होने तक वो योगा में काफी अच्छी एजुकेशन और पकड़ हासिल कर चुका था। धीरे धीरे धीरेन्द्र योगा में अपने आप को और बेहतर करता गया और आसपास के इलाकों में आने वाले विदेशियों को योगा सिखाने लगा। इसी तरह उसका नाम देश के टॉप योगा गुरुओं में आने लगा। इस बात का फायदा उसे तब मिला जब उसको तब के सोवियत यूनियन जाने का मौका मिला। उसे वहाँ की सेना के जवानों को योगा सिखाने के लिए बुलाया गया था। ये योगा कोई साधारण योगा नहीं था, इसे हठ योग कहा जाता है। हठ योग के बारे में ये कहा जाता है कि ये सबसे मुश्किल तरह का योगा होता है। अब बड़े बड़े नेता और ऑफिसर्स भी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को जानने लगे और उससे योगा सीखने आने लगे। एक दिन धीरेन्द्र को एक ऑफिशियल इनविटेशन लेटर मिला। वो उस लेटर को खोलते ही हैरान हो गया, क्योंकि वो लेटर किसी आम व्यक्ति का नहीं था, बल्कि ये तो सीधे प्रधानमंत्री के ऑफिस से आया था, जिसे खुद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भेजा था। इस लेटर में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को योगा सिखाने की बात की थी। उन दिनों इंदिरा गांधी की तबीयत थोड़ी खराब रहती थी। सभी डॉक्टरों से चेक करवाने के बाद भी उनकी प्रॉब्लम का पता नहीं लग पा रहा था। तब किसी ने नेहरू को धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के बारे में बताया। इसी कारण नेहरू ने धीरेन्द्र को इंदिरा गांधी को योगा सिखाने के लिए बुलाया। धीरेन्द्र के लिए ये कोई छोटा कदम नहीं था, बल्कि ये कदम उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला था। उसे शायद ही इस बात का अंदाजा था कि वो जिस महिला को योगा सिखाने के लिए जा रहा था वो आगे चलकर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली थी। साल 1960 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें इंदिरा गांधी ने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को सपोर्ट करने की कोशिश की। उस वक्त धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को कोई सरकारी घर नहीं दिया गया था, क्योंकि वो ना तो कोई सरकारी ऑफिसर था और ना ही किसी सरकारी डिपार्टमेंट में काम करता था। इंदिरा गांधी की इच्छा थी कि उसे एक सरकारी बंगला दिया जाए। इसके लिए उन्होंने तत्कालीन आवास मंत्री मेहर चंद खन्ना को एक लेटर लिखा। खन्ना ने इंदिरा को ये कहा कि इंदिरा किसी सरकारी पद पर नहीं है, इसलिए वो उनका ऑर्डर नहीं मान सकते। अगर वो ये बात नेहरू जी से कहलवाती तो वो ये काम कर देंगे। जब इंदिरा ने ये देखा कि धीरेन्द्र की वजह से उनको बार बार इस तरह की बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है, तो आखिर में परेशान होकर उन्होंने केंद्रीय आवास मंत्री खन्ना को एक और चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में अपनी परेशानी बताते हुए इंदिरा गांधी ने कहा कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से कहिए कि वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से चले जाएं, मैं उनसे काफी परेशान हो चुकी हूँ। इसके बाद इंदिरा गांधी और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के बीच थोड़ी दूरियां आ गईं, लेकिन ये दूरियां ज्यादा समय के लिए नहीं थी। साल 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मौत हो गई। नेहरू की मृत्यु के बाद धीरेन्द्र राजनीतिक मामलों में काफी दखल देने लग गया था। वहीं इंदिरा भी कांग्रेस में धीरे धीरे अपनी जगह को मजबूत करती जा रही थी। इंदिरा गांधी का ताकतवर होना एक तरीके से धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को भी ताकतवर कर रहा था। आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब इंदिरा गांधी ने देश की प्रधानमंत्री के तौर पर कमान संभाली। अब धीरेन्द्र देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति को सीधा कंट्रोल कर रहा था। इस दौरान धीरेन्द्र ने इंदिरा के छोटे बेटे संजय गांधी से भी अच्छे रिलेशन बना लिए थे। संजय और धीरेन्द्र दोनों साथ में काफी वक्त बिताया करते थे। दोनों को ही एरोप्लेन उड़ाने का शौक था और दोनों कई बार एक साथ प्लेन उड़ाने भी जाया करते थे। धीरेन्द्र और संजय की ये जोड़ी हर तरीके से अपनी मनमर्जी का काम इंदिरा गांधी से करवा लेती थी। इसी से जुड़ा एक इंसिडेंट काफी फेमस है। एक बार धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को यह पता चला कि उससे उसका दिल्ली का सरकारी घर छीना जाने वाला है। तब उसने उस वक्त के आवास मंत्री I.K. गुजराल के ऑफिस जाकर बहुत बड़ा हंगामा किया। जब गुजराल ने धीरेन्द्र की बात नहीं मानी तो धीरेन्द्र ने उनसे धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो अपना मंत्री पद खो बैठेंगे। गुजराल ने धीरेन्द्र की बातों को इग्नोर किया और उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। हैरानी की बात यह है कि कुछ ही दिनों में गुजराल से उनका मंत्री पद छीन लिया गया और इसके बदले उन्हें एक छोटा मंत्री पद दे दिया गया। साल 1975 वही साल था जब इंदिरा गांधी ने देश भर में इमरजेंसी लगाई थी। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में उस वक्त एक नाम काफी पॉपुलर था और ये नाम था हेमवती नंदन बहुगुणा का। बहुगुणा इंदिरा गांधी के काफी ज्यादा करीबी थे और वो इंदिरा गांधी के सबसे ट्रस्टेड साथियों में से एक भी माने जाते थे। बहुगुणा धीरे धीरे इंदिरा गांधी के करीब आते जा रहे थे।
जो धीरेन्द्र को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने संजय गांधी के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान लाने की सोची जिससे वो बहुगुणा को इंदिरा गांधी के ट्रस्टेड लोगों की लिस्ट से बाहर कर सकें। इसके बाद धीरे धीरे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने इंदिरा गांधी को बहुगुणा के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, लेकिन बहुगुणा खुद एक ताकतवर नेता थे, इस वजह से उन्हें उनकी जगह से हटाना काफी मुश्किल काम था। लेकिन धीरेन्द्र और संजय गांधी दोनों इस काम को करने का फैसला कर चुके थे। अब पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसके लिए धीरेन्द्र ने धीरे धीरे इंदिरा गांधी को तंत्र मंत्र पर विश्वास दिलाना शुरू कर दिया। इस विश्वास को इंदिरा गांधी की उस वक्त की तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। इंदिरा गांधी ने उस वक्त अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहनना शुरू कर दिया था, जो वो पहले कभी भी नहीं पहना करती थी। वहीं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी लगातार इंदिरा गांधी को बहुगुणा के खिलाफ भड़का रहा था। अंत में बहुगुणा को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। बहुगुणा अकेले नहीं थे जिन्हें धीरेन्द्र और संजय की इस जोड़ी ने उनके पद से हटाया था। जब साल 1975 में इमरजेंसी लगी, तब देश में कांग्रेस के कई विरोधियों की गिरफ्तारियां हुई। उस वक्त कंट्रोल सीधा इंदिरा गांधी के हाथों में आ गया था, लेकिन इंदिरा गांधी को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति धीरेन्द्र था। तो ऐसा कह सकते हैं कि इमरजेंसी लगने के 2 सालों तक देश को धीरेन्द्र ब्रह्मचारी अपने हिसाब से चला रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर किसी का दिन हमेशा एक सा नहीं रहता, समय हर व्यक्ति से हिसाब मांगता है। तो अब हिसाब देने की बारी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की ही थी। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी पर पहला आरोप ये लगा कि उसने विदेश से कई सारे लग्जरी आइटम्स, जिसमें कार और एरोप्लेन भी शामिल थे, वो एक्सपोर्ट किए थे। ये सभी चीजें उसने बिना कोई कस्टम ड्यूटी भरे विदेशों से मंगवाई थी। जब इस मामले की जांच हुई तो धीरेन्द्र के दबाव के चलते कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद उस पर दूसरा आरोप इल्लीगल बंदूकों और हथियारों की फैक्ट्री चलाने का लगा। बताया जाता है कि धीरेन्द्र की जम्मू कश्मीर में बंदूकों की फैक्ट्री थी। इस फैक्ट्री में वो बंदूकें बनाने का काम किया करता था, लेकिन धीरेन्द्र के पास बंदूकों को इंपोर्ट करने का लाइसेंस नहीं था। जब धीरेन्द्र की फैक्ट्री पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने रेड मारी तो वहां से 500 स्पेनिश पिस्टल मिली, जो पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से देश में लाई गई थी। इस पूरी रेड के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद पुलिस टीम के साथ मौजूद थे। अब आपको लग रहा होगा कि इतने सबूत मिलने के बाद शायद पुलिस ने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन जरूर लिया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इंदिरा गांधी के साथ संबंध अच्छे होने के कारण फारूक अब्दुल्ला ने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी पर कोई एक्शन न लेने का फैसला किया। इतना ही नहीं, उस रेड में मिला सारा सामान भी उसे वापस कर दिया गया, यहाँ तक कि उस फैक्ट्री को भी पहले की तरह चालू रखा गया। भारत में इमरजेंसी खत्म होने के बाद देश में फिर से इलेक्शन हुए। देश की जनता इंदिरा गांधी के खिलाफ थी, इस वजह से वो इलेक्शन में बुरी तरह से हार गई। अब इंदिरा गांधी के साथ साथ धीरेन्द्र के हाथों से भी सारी पावर चली गई थी। मगर इसके बाद साल 1979 में दोबारा इलेक्शन हुए और एक बार फिर इंदिरा गांधी की सरकार बनी। धीरेन्द्र फिर से अपनी मनमानी करने लगा और उसके गैर कानूनी काम भी पहले की ही तरह शुरू हो गए। लेकिन धीरेन्द्र के इन सभी गैर कानूनी कामों पर परमानेंट रोक तब लगी जब इंदिरा गांधी के 2 बॉडीगार्ड्स ने उनकी हत्या कर दी। अब धीरेन्द्र राजनीति के गलियारों से पूरी तरह बाहर हो चुका था। दिल्ली में भी उसकी सुनने वाला अब कोई नहीं था। इतने वक्त से इंदिरा गांधी के दम पर ही धीरेन्द्र अपनी मनमानी करता रहा था, लेकिन अब वो उसका साथ देने के लिए इस दुनिया में नहीं थी। 9 जून 1994 को धीरेन्द्र ब्रह्मचारी अपने निजी प्लेन में एक योगा फंक्शन को अटेंड करने जा रहा था, लेकिन किस्मत को उस दिन शायद कुछ और ही मंजूर था। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का प्लेन रनवे पर उतरने के बजाय सीधे एक बड़े पेड़ से टकरा गया और इस प्लेन क्रैश में पायलट के साथ साथ धीरेन्द्र भी मारा गया। धीरेन्द्र की मौत के साथ उसकी कहानी भी खत्म हो गई। कहा जाता है कि धीरेन्द्र और संजय गांधी काफी करीबी थे। दोनों को ही प्लेन उड़ाने का बहुत शौक था और हैरानी की बात यह है कि संजय गांधी की मौत प्लेन क्रैश में हुई थी और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की मौत भी ठीक उसी तरह प्लेन क्रैश में हुई। एक और बात जो इन दोनों लोगों की मौत में कॉमन है वो ये कि दोनों ही प्लेन धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के थे। धीरेन्द्र के अंत के साथ धीरे धीरे उसके आश्रमों का भी अंत होने लगा। मानतलाई के आश्रम को टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ले लिया तो वहीं दिल्ली के आश्रम को एक सरकारी योगा सेंटर बना दिया गया। इसके अलावा हरियाणा के आश्रम पर अभी भी कानूनी लड़ाई चल रही है। इस तरह से धीरेन्द्र के नाम पर आज देश में कुछ भी मौजूद नहीं है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने भी एक छोटे बैकग्राउंड से आकर देश के प्रधानमंत्री तक से अपनी पहचान बना ली थी, लेकिन आसमान की ऊंचाइयों को छूने की चाह में उसने गलत रास्ता चुन लिया। इस वजह से उसने कांग्रेस पार्टी और खुद का काफी नुकसान भी किया और आखिर में अपना सब कुछ खो बैठा। भारत में चंद्रास्वामी और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के अलावा भी ऐसे कई गुरु थे जिन्होंने अपने बात करने के तरीके से बड़े व्यक्ति को फंसाया था। इस लिस्ट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके आज भी लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं। ऐसे गुरुओं पर समय समय पर कई बड़े आरोप भी लगते आए हैं, लेकिन आज भी लोगों की उन पर अटूट आस्था है। भारत में आसाराम बापू, गुरमीत राम रहीम और ओशो, नित्यानंद स्वामी जैसे कई ऐसे स्पिरिचुअल गुरु हैं जिन्होंने बड़े बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज को अपना भक्त बनाया है। इन गुरुओं पर लगे आरोपों की सच्चाई तो समय के साथ ही हमें पता चलेगी, लेकिन एक बात तो तय है कि इस तरह के लोग हमेशा पावर के सेंटर में होते हैं और यही वजह है कि चंद्रास्वामी और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी भी उसी जगह पर थे जहां देश को चलाने की पावर थी। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये ओरिजिनल कंटेंट पसंद आया होगा।